दोस्तों, नेक्स्ट आईक्यू एजुकेशन स्वागत करता है आप सभी लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी सफलता के प्रति लगातार समर्पित होकर प्रयासरत होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज और करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के PYQ और सिलेबस का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि साइंस और सोशल साइंस के विभिन्न विषयों में अनेक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे हर साल एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के PYQ का विश्लेषण के आधार पर ऐसे ही अनेक इंपॉर्टेंट टॉपिक का संग्रह किया है जो UPSC, BPSC, स्टेट PCS, SSC, RRB, डिफेंस से लेकर विभिन्न टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों की कठिनाई का स्तर संबंधित परीक्षा के कठिनाई के स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए मेरा मानना है कि अभ्यर्थियों को सबसे पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उन्हें कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। यदि छात्रों के पास अधिक समय है, अर्थात छात्र अभी 12वीं या स्नातक में नामांकित है, तो ऐसे छात्रों को इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को विश्लेषणात्मक समझ के साथ पढ़ना चाहिए। और जिसके पास समय कम है उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो लक्षित परीक्षा के सिलेबस और PYQ के मांग के अनुसार ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करें। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में नेक्स्ट IQ एजुकेशन साइंस एंड टेक और सोशल साइंस के विभिन्न विषयों के इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो सीरीज लाने का फैसला किया है। आप सभी को यह भी बता दें कि जल्द ही इंशाल्लाह सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के लिए के इम्पोर्टेंट टॉपिक का भी एक वीडियो सीरीज लाने का प्रयास करूंगी। इसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक से विशेष संबंधित PYQ देखेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक विशेष टॉपिक लेंगे, उसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले PYQ को देखेंगे जिससे कि तय हो जाए कि इस टॉपिक से हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसके बाद PYQ देखने के बाद हम लोग टॉपिक के ऊपर विश्लेषणात्मक समझ विकसित करेंगे और उसके बाद उसी संबंधित टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे बच्चा, MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्मोन और एंजाइम से। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई प्रश्न UPSC से लेकर के ग्रुप D के द्वारा के लिए आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, ये अलग है कि प्रश्नों की कठिनाई का स्तर संबंधित परीक्षा की कठिनाई के स्तर पर निर्भर करती है। आइए, इससे पहले कि हम हार्मोन को पढ़ें, इससे पहले हम लोग कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखते हैं। ये तमाम प्रश्न पत्र हमने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। हार्मोन से संबंधित ये BPSC PD 2025 के क्वेश्चन है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, यहाँ क्या पूछा गया है, किसके द्वारा, यहाँ पूछा गया है किसके द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न है बेटा, विद्यमान होते हैं, कहाँ है, NDA ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि हार्मोन का निरोध करता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या है बेटा, यहाँ पे पादप हार्मोन से क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं ये आयोडाइज्ड साल्ट किसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस, किससे सिंथेसिस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें। प्राय सभी शिशुओं को दूध का लाभ पहुंचाता है। को शिशुओं को क्या होता है, दूध क्या करता है बेटा, लाभ पहुंचाता है, किंतु अधिकांश वयस्क व्यक्तियों में दूध का ठीक से पाचन नहीं हो पाता है। यदि किसी प्रौढ़ व्यक्ति में दूध के पाचन हो रहा है तो उसके शरीर में कौन सा एंजाइम है शरीर में, यानी कि सीधा सीधा एंजाइम का कार्य पूछ रहा है। शुरू करते हैं हार्मोन के बारे में।
तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक जैव अणु है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या आप जानते हैं जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। जैव अणु उस रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जो जीवित कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जो जीवन की क्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, लिपिड, एटीसी। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ जीवित कोशिकाओं द्वारा ही बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? सिर्फ जीवित कोशिकाओं द्वारा ही बनाया जाता है। ये निर्जीव में उपलब्ध नहीं होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हार्मोन किससे बना होता है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैव अणु तो है, लेकिन क्या चीज़ से बना होता है, किससे बना होता है? तो हार्मोन किसी एक चीज़ से नहीं बने होते, बल्कि अलग अलग हार्मोन अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। बनावट की दृष्टि से हार्मोन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसे शरीर की विशेष कोशिकाओं द्वारा खुद संश्लेषित किया जाता है। ये किसी भोजन-वोजन से नहीं आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन को। ये क्या होता है? ये एमिनो अम्ल की लंबी या छोटी श्रृंखला द्वारा बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन। अब दूसरा आता है स्टेरॉयड हार्मोन। ये किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। ये किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। उदाहरण के रूप में कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब तीसरा आता है एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन। क्या आता है? एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन। किससे बना होता है? टायरोसिन से बना होता है। किससे बना होता है? टायरोसिन से बना होता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा, ये व्युत्पन्न क्या है? व्युत्पन्न का अर्थ होता है मुख्यतः एक एमिनो एसिड से रासायनिक परिवर्तन के बाद दूसरा नया बनता है। अब सीधा-सीधा सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि हार्मोन काम कैसे करता है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हार्मोन काम कैसे करता है? तो हार्मोन काम कैसे करता है, ये हम जानना चाहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मोन 2 तरह से काम करता है। जो पानी में घुलनशील हार्मोन होते हैं, ऐसे हार्मोन कोशिका के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये कोशिका की झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पर बने रिसेप्टर से जुड़ते हैं। फिर कोशिका के अंदर संदेश वाले सेकेंड मैसेंजर को सक्रिय करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैडम आपने कहा रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर क्या होता है? तो रिसेप्टर कोशिका का वह विशेष प्रोटीन होता है जो केवल अपने हार्मोन को पहचानता है। रिसेप्टर क्या होता है? ये रिसेप्टर कोशिका का एक विशेष प्रोटीन होता है जो केवल अपने हार्मोन को पहचानता है। जैसे इंसुलिन केवल इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ेगा। तो पानी में जो घुलनशील हार्मोन होता है वो कोशिका की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर नहीं जा सकता। ऐसे में रिसेप्टर कोशिका के अंदर सेकेंड मैसेंजर बनाता है। तो उम्मीद है आप सेकेंड मैसेंजर को भी समझ गए होंगे। अब आप बोल चलिए, अब हम लोग जानते हैं जल में घुलनशील हार्मोन क्या करते हैं। ये रक्त में घुलकर काम करने वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। और वसा में घुलनशील हार्मोन ये बाहर प्रोटीन के सहारे पहुंचते हैं, फिर कोशिका के अंदर जाकर काम करते हैं। अब घुलनशील का मतलब यह बिल्कुल नहीं होगा कि हार्मोन जिस चीज़ से घुलता है उसी से अपना काम करता है। इसका अर्थ है कि वह किसी माध्यम में आसानी से घुलकर शरीर में यात्रा कर सकता है। जल में घुलनशील हार्मोन रक्त के जलीय भाग प्लाज्मा में घुलकर अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। जो जल में घुलनशील हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, रक्त में क्या जो जलीय भाग होता है प्लाज्मा में घुसकर अपना काम। चलिए अब आगे देखते हैं। वसा में घुलनशील हार्मोन पानी में नहीं घुलते हैं। जो ये वसा में घुलनशील हार्मोन होते हैं वो किस में नहीं घुलते हैं? पानी में नहीं घुलते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, रक्त में बाहर प्रोटीन
के साथ यात्रा करके लक्ष्य कोशिका के अंदर पहुंचने पर वे कोशिका के अंदर प्रवेश कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब बात क्या आई है, हमने अभी क्या पढ़ा था वहाँ पे, मैसेंजर, क्या पढ़ा था, सेकेंड मैसेंजर के बारे में हमने पढ़ा था। वो सेकेंड मैसेंजर ये वसा में घुलनशील हार्मोन के लिए ज़रूरी नहीं होता है। क्यों नहीं ज़रूरी होता है? क्योंकि ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, सीधे अंदर जाते हैं और जुड़ वहाँ जा कर के रिसेप्टर से जुड़ कर के डीएनए पर प्रभाव डालते हैं और नए प्रोटीन जो है ये बनवा लेते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन्स को पार करके अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेकेंड मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सभी हार्मोन एस सभी हार्मोन जो है सेकेंड मैसेंजर का उपयोग नहीं करते हैं। मुख्यतः पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन इसका उपयोग करते हैं। क्या ध्यान देना है आपको कि सभी हार्मोन किसका यूज़ नहीं करते हैं, सेकेंड मैसेंजर का यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड मैसेंजर का यूज़ केवल कौन करेंगे, जो जल में घुलनशील हार्मोन है, सिर्फ वही करेंगे। ठीक, मुख्य रूप से पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन इसका उपयोग करते हैं, जबकि स्टेरॉयड हार्मोन सीधे कोशिका के अंदर जाकर डीएनए पर कार्य करते हैं। तो चलिए, इसको जानने के बाद हम लोग जानते हैं कि हार्मोन के गुण क्या होते हैं। कुछ हार्मोन के गुण पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट मैसेंजर पृथ्वी। तो अब देखिए, जो जल में घुलनशील हार्मोन होते हैं उसको काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट मैसेंजर जो होता है वो हार्मोन होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो सीधे जाते हैं, क्योंकि ये जो है सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते, तो फिर उसको क्या चाहिए, सेकेंड मैसेंजर चाहिए। सेकेंड मैसेंजर चाहिए और सेकेंड मैसेंजर केवल कोशिका के अंदर संदेश पहुंचाने का काम करता है। ठीक ना। अब सभी हार्मोन सेकेंड मैसेंजर का उपयोग नहीं करते, मुख्यतः पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन इसका उपयोग करते हैं, जबकि स्टेरॉयड हार्मोन सीधे कोशिका के अंदर जाकर के डीएनए पर काम करने लगते हैं। चलिए अब हार्मोन के प्रमुख गुण को देखते हैं। तो हार्मोन क्या है, वो ये एक रासायनिक संदेश वाहक है। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ये बनाए जाते हैं, सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। क्यों सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता है, नलिकाएं नहीं होती है। ये किसके माध्यम से चलता है, लक्ष्य के माध्यम से टारगेट तक पहुंचता है, सीधी बात। और वहाँ क्या होता है, कोशिका पर लगे जो रिसेप्टर होते हैं ये जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत कम मात्रा में भी ये प्रभावी होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कम मात्रा में भी ये अच्छा खासा प्रभाव दिखा देते हैं। केवल उन्हीं कोशिकाओं पर कार्य करते हैं जिसके लिए वो विशिष्ट रिसेप्टर होता है। केवल उन्हीं शरीर की वृद्धि, विकास, उपापचय, प्रजनन और समस्थिति को नियंत्रित करते हैं। इनका प्रभाव सामान्यतः एंजाइम की तुलना में धीमा होता है, लेकिन अधिक समय तक रह सकता है। शरीर में लंबे समय तक संग्रहित नहीं रह सकता, आवश्यकता के अनुसार बनते हैं और स्रावित होते हैं, और कार्य पूरा होने के बाद यकृत और गुर्दे के द्वारा ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आई, रासायनिक संदेश वाहक, मतलब रसायन के माध्यम से, जैव अणु के माध्यम से ये संदेश पहुंचाते हैं। सीधे रक्त में स्रावित होते हैं क्योंकि उसमें नली नहीं है। रक्त के माध्यम से लक्षित अंग जाता है, आप जान चुके हैं। ये कम मात्रा में भी प्रभावी होता है और अपनी कोशिका को ये पहचानता है। वृद्धि, विकास, उपापचय सब के सब में ये काम आता है। अब ये कहते हैं कि ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो हार्मोन है ये खुद कोई काम नहीं करता है। ये हार्मोन जो है ये खुद कोई काम नहीं करता है, ये शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ये केवल संदेश पहुंचाते हैं।
हार्मोन खुद रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि कौन सी क्रिया करनी है, नियंत्रित करती है, जबकि एंजाइम उस कोशिकाओं को संपन्न कराती है। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं हार्मोन को आप समझ चुके होंगे। आइए कुछ एमसीक्यू को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पेप्टाइड हार्मोन रिसेप्टर कहाँ होता है? बताइए, आपने भी पढ़ा है। स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ होता है? भी आपने तुरंत पढ़ा है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, सभी हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं, क्या ऐसा सही है? सभी स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बना है, क्या रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्य अंग तक पहुँचते हैं? तो चलिए, आप लोग उम्मीद करते हैं आप हार्मोन से जुड़े हुए सभी बातों को समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो आशा करती हूँ आज की चर्चा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुद के प्रति ईमानदार बने, समझदार बने, हर रोज़ लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, हर कदम पर मंजिल से फासला घटाएं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।